हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस फैकल्टी एट जेआर। जैसा कि हम लोग क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर जो कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है उसको पढ़ रहे थे। एंड दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। आपको इसमें न्यूमेरिकल्स में मिलेंगे, उसके साथ साथ कई सारे ऐसे क्वेश्चंस जो कि थियोरेटिकल बेस्ड हैं, जो कि न्यूटन सेकंड लॉ को सेटिस्फाई करती हैं, उनसे रिलेटेड भी आपको कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। नाउ व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को देखा था और उसमें हम लोगों ने समझ लिया था कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था। इस वीडियो में हम लोग न्यूटन के सेकंड लॉ को समझेंगे, जो कि काफी ज्यादा आसान होने वाला है। नाउ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले मैंने आपको मोमेंटम क्या है वो डिफाइन किया था। अगर आपको याद नहीं तो मैं यहाँ पे मोमेंटम का फॉर्मूला भी लिख देती हूँ। मोमेंटम इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसका ऐसा यूनिट भी आपको पता है, केजी मीटर पर सेकेंड। नाउ यहाँ पर आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है। व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to applied force. Now, यहाँ पर आप इस स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पहला टर्म जो मिलेगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाती हूँ। लेट से ये पार्टिकल है और इस पार्टिकल का कुछ मास है, लेट से इसका मास m है और ये कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी v है। ये पार्टिकल स्टार्टिंग में रेस्ट में होगा, दैट मीन्स कि इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा और उसका फाइनल वेलोसिटी वो v हो जाएगा। सो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? ये हो जाएगा v माइनस 0, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे और रेट दैट मीन्स हम लोग टाइम से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। नाउ अगर हम लोग रेट को ना लिखें, बस हम लोग अगर सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी पूछें तो चेंज इन वेलोसिटी दैट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, यही होता है। देन जब वेलोसिटी 0 था तो उस बॉडी के पास उस टाइम भी कुछ मोमेंटम होगा, तो उस टाइम उसका मास m था, क्योंकि मास तो अगर आप वेलोसिटी 0 कर दो या वेलोसिटी कुछ भी कर दो XYZ, मास तो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 है क्योंकि ये बॉडी स्टार्टिंग में रेस्ट में थी। नाउ अगर हम लोग यहाँ पर इनिशियल टाइम में वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहेंगे तो यहाँ पर अगर आप मास के साथ इंटू भी करते हो तो आपका वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी, अगर आप मास को इंटू के करते हो वेलोसिटी के साथ तो आपका मास का वैल्यू कुछ भी हो लेकिन वेलोसिटी उसको 0 बना देगा अल्टीमेटली। नाउ यहाँ पर आपका फाइनल वेलोसिटी है तो आप यहाँ पर एम भी लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर मास इंटू वेलोसिटी, लेट से इसका फाइनल वेलोसिटी भी था तो यहाँ पर इसलिए मैंने एम भी लिखा। लेट से हम लोगों ने यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u एज्यूम कर लिया, तो यहाँ पर हमारा इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा m इंटू यू। तो मैंने आपको चेंज इन मोमेंटम समझा दिया। अब व्हाट इज रेट? तो रेट आपको सिंपली पता है, टाइम के साथ जब आप डिवाइड करते हो तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बन जाएगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। नाउ व्हाट इज फोर्स? तो आप फोर्स को पहले सिंपली यहाँ पर लिख लो और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा दो। ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है। जब आप मैथमेटिक्स में टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो वहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो आपको पता है कि जब हम लोग एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड होता है और एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। जबकि अगर आपके पास दो क्वांटिटी है और एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी अगर घट रही है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो लेट्स से ये हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। नाउ यहाँ पर वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम लोगों ने फोर्स लिख दिया और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम दैट मीन्स फाइनल एम वी माइनस एम यू बाई रेट, दैट मीन्स हम लोग को यहाँ पे टाइम से डिवाइड करना है। सो ये हमारा जो स्टेटमेंट था उसको हम लोगों ने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया। आप इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हो। और अगर आपके पास फिजिक्स में बहुत सारे स्टेटमेंट जो होते हैं वो मैथमेटिकली लिख दिए जाते हैं ताकि शॉर्ट टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा डाटा मिल जाए। तो अगर यहाँ पर आपको इस तरह से मैंने लिख दिया तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम बता रही हूँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। नाउ इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम लोग कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोगों को अब यहाँ पर एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग के कांस्टेंट का यूज करते हैं और उसके बाद अगर हम यहाँ पर k कांस्टेंट का यूज करेंगे देन हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह का बन जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दोनों वैल्यू में m कॉमन है, तो अगर हम m को अलग कर लें तो हमारा जो m हो जाएगा वो बाहर आ जाएगा। तो फोर्स k m और v माइनस यू बाई टी कुछ इस तरह का होगा। और आपको भी पता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इस टर्म को हटाकर एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। नाउ फोर्स इक्वल टू k m a,
कुछ इस तरह का बन गया। तो यहाँ पर मैं आपको एक काम करती हूँ, कलर चेंज करके अच्छी तरह से लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से विजुअल हो। नाउ यहाँ पर हमारा फोर्स का फॉर्मूला भी आ गया, फोर्स इक्वल टू के एम ए। जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो वहां पर के का वैल्यू 1 हो गया। दैट मीन्स कि जो के हमारा कांस्टेंट जिसको कि हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया था इस इक्वेशन में, उसका वैल्यू 1 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ बच के आ जाता है फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए। और ये हमारा फोर्स का डेफिनेशन भी है। अगर आपसे कोई फोर्स का मैथमेटिकल डेफिनेशन पूछे तो आप उसको डायरेक्टली ये भी बोल सकते हो, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो नाउ न्यूटन के लॉ पे बेस्ड कुछ एप्लीकेशन बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर फोर्स का जो मैंने पीछे डेरिवेशन किया था वो लिख देती हूँ। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो ये हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आया था। एंड नाउ इसके अलावा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपको भी पता है फोर्स जो है एक बॉडी के मास पर और उस पे कितना एक्सेलरेशन है इस पे डिपेंड करता है। तो आपको भी पता है कि अगर हम लोग मास में कोई चेंजेस करते हैं तो भी फोर्स इन्फ्लुएंस होगा, और अगर हम लोग एक्सेलरेशन में भी चेंजेस करते हैं तब भी फोर्स इन्फ्लुएंस होगा। तो इसी के बेसिस पे हम लोग कुछ एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक न्यू टर्म बताना चाहती हूँ। जैसे कि आपको पता है फोर्स को हम लोग न्यूटन में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम लोग को कहीं पे भी लिखना होता है तो 4 यूनिट का फोर्स लिखना होता है तो हम लोग यहाँ पे यूनिट की जगह 4 न्यूटन का फोर्स लिखते हैं। दैट मीन्स कि हम लोग फोर्स को न्यूटन से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपके पास मास है तो मास का ऐसा यूनिट होता है केजी, जबकि एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो हमारा फोर्स हो जाएगा उसका ऐसा यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये काफी ज्यादा लेंथी टर्म होने के कारण हम लोग इसको एक शॉर्ट में लिख देते हैं और इसी को हम लोग न्यूटन भी बोल देते हैं। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी आप लिखते हो तो वो भी सही है, लेकिन आप अगर शॉर्ट में एन भी लिख देते हो तो वो भी सही है। जनरली हम लोग एन का ही यूज करते हैं। और पूरे फिजिक्स में अगर हम लोगों को फोर्स को रिप्रेजेंट करना है, लेट्स से अगर आप बता रहे हो कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोर्स लग रहा है और आप फोर्स का मैग्नीट्यूड बता रहे हो, लेट्स से आप मैग्नीट्यूड बता रहे हो 100, देन आप यहाँ पर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन आप शॉर्ट में उसको 100 न्यूटन भी लिख सकते हो। तो नाउ आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि 1 न्यूटन का फोर्स कितना होता है, अगर आपको मैं बोल दूं कि एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा था, तो आप जानते हो कि किसी भी वैल्यू को 1 होने के लिए आप अगर 1 को 1 से इंटू करते हो तभी आपके पास 1 आता है। तो अगर 1 केजी का कोई ऑब्जेक्ट है और वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो जो आपका फोर्स होगा वो 1 न्यूटन का लगेगा। नाउ आप इसी को स्टेटमेंट में ऐसे फ्रेम कर सकते हो, व्हेन अ बॉडी ऑफ 1 न्यूटन 1 kg moves with the acceleration of 1 meter per second square, then it is said have 1 न्यूटन of force। तो ये हमारा 1 न्यूटन का फोर्स का डेफिनेशन है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज 1 न्यूटन फोर्स, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि अगर आपके पास 1 केजी का कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स से आप यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेते हो, अगर आप यहाँ पर एक बॉल ले लेते हो और ये बॉल, इसका मास होगा 1 केजी, मतलब आप 1 किलो का एक बॉल ले लिए हो और उसका एक्सेलरेशन आप डिफाइन कर लेते हो कि वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो आप बता सकते हो कि इस बॉल पर कितना फोर्स अप्लाई होगा। क्योंकि ये बॉल मूव कर रहा है उसके पास कुछ एक्सेलरेशन है, दैट मीन्स कि ये मूव करने के पीछे कोई रीजन रहा होगा और वो रीजन क्या है, वो फोर्स है। तो इसके पीछे फोर्स वर्क कर रहा है। तो ये कितना फोर्स अप्लाई हुआ होगा कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट का मास स्पेसिफिक है और उसका एक्सेलरेशन भी स्पेसिफिक है, तो आप फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप इसमें बता सकते हो कि इस पे 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो ये 1 किलो का ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव किया। तो आप जानते हो कि जैसे कि फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, तो अगर आप मास को इंक्रीज करते हो तो फोर्स भी इंक्रीज होगा। क्योंकि अगर आप, लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप एक माउंटेन के नीचे खड़े हो, ये आपका एक माउंटेन है और आप इसके नीचे बिल्कुल खड़े हो यहाँ पर, और यहाँ पर आपको पहले एक बाइसिकल आके हिट करती है। यहाँ पर एक बाइसिकल है और वो रोल डाउन होके नीचे आती है और फिर वो आपको हिट करती है। तो आपको उससे ज्यादा चोट नहीं लगेगा एज कम्पेयर टू मैं अगर यहाँ पर एक कोई बड़ी सी ट्रक रख दूं और ट्रक को रोल डाउन करवाऊं और तब वो आपको चोट लगेगी, तो उससे आपको काफी ज्यादा चोट फील होगा। क्योंकि ट्रैक्टर के केस में वहां पर फोर्स काफी ज्यादा लगेगा, क्योंकि ट्रैक्टर का फोर्स एज कम्पेयर टू बाइसिकल काफी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रैक्टर का वेट मान लूं तो लेट से उसका वेट होगा 100 kg
जबकि बाइसिकल का वेट जस्ट 1 kg। मैं ये सिर्फ एज्यूम की हूँ, बाइसिकल का वेट इतना कम भी नहीं होता। तो 1 kg का ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा आपको हार्म नहीं करेगा जितना ज्यादा कि 100 kg का ऑब्जेक्ट करेगा, क्योंकि 100 kg का ऑब्जेक्ट आपके ऊपर ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, वहीं 1 kg का जो ऑब्जेक्ट होता है वो कम फोर्स आपके ऊपर अप्लाई करेगा। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो इसी फॉर्मूले में फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। तो फोर्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। अगर आप जितना ज्यादा एक्सेलरेशन के साथ मूव करोगे उतना ही ज्यादा जो आपका फोर्स है वो भी बढ़ेगा। अगर एक बाइसिकल है वो मूव कर रही है और आप यहाँ पर खड़े हो, तो अगर बाइसिकल सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से मूव कर रही होगी तब आपको उतना हीट नहीं करेगी जब आप बाइसिकल को खुद पैडलिंग करके ला रहे होगे, क्योंकि वहां पर आपका जो खुद का एक्सेलरेशन है वो और ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है दोनों ऐड हो जाएगा। ग्रेविटी इज ऑल्सो अ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय आवर अर्थ, जो कि हमारा अर्थ जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट्स पे लगाता है। तो अगर आप यहाँ पर एक बाइसिकल को ले जाकर छोड़ दोगे तो वो धीरे धीरे नीचे आने लगेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट मीन्स की जो ग्रेविटी है वो अपनी तरफ उसको पुल कर रहा होगा, जिसके कारण इस बाइसिकल में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा, जिसकी वजह से ये बाइसिकल मूव कर गई और वो इस स्लोप से नीचे आने लगी। लेकिन ये आपको उतना ज्यादा हिट नहीं करेगी जितना ज्यादा कि अगर आप खुद पैडलिंग करके यहाँ पर किसी इंसान को अगर इंजर करते हो तो वो काफी ज्यादा हो जाएगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, मैंने आपको ये बता दिया। नाउ आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फोर्स जो है वो मास के भी प्रोपोर्शनल है और फोर्स जो है एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल है, लेकिन व्हाट अबाउट वेलोसिटी? तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ। अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो वहां पे फोर्स भी ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप वहां पर टाइम को कंसिडर करते हो तो अगर टाइम बढ़ता है फोर्स जो है वो घटता है, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इस स्लाइड को थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल सके और मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। सो यहाँ पर अगर आप फोर्स के फॉर्मूले को देखते हो तो फोर्स एम वी माइनस एम यू बाई टी। आप इसी को अच्छे से अगर अरेंज वे में लिखना चाहते हो तो आप m को बाहर निकाल लोगे, देन आपके पास v माइनस यू बाई टी बच जाएगा। और इसी को अगर मैं आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के बताऊं तो यहाँ पर फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी बाई यहाँ पर टाइम हो जाएगा। नाउ यहाँ पर फोर्स जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स कि अगर फोर्स बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा, या फिर ये कहूँ कि अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ज्यादा मास का है तो वो ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, मैंने ये आपको पिछले के एग्जांपल से समझा रखा है। नाउ यहाँ पर आप वेलोसिटी को देख रहे हो, तो वेलोसिटी बढ़ेगा तब भी फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि ये फोर्स जो है वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो टाइम है वो फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो फोर्स कम लगेगा, फोर्स जो है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर फोर्स बढ़ेगा तो टाइम घटेगा। तो ठीक यही कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर भी यूज हो रहा है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो मैंने आपको लिख दिए, क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस अ फोर्स। तो फोर्स को बस यही 4 फैक्टर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसके अलावा और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि नेग्लिजिबल है, उतना मैटर नहीं करता। तो ये चारों मेन फैक्टर थे। नाउ आपको हो सकता है ये टाइम वाला कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं आपको कुछ एप्लीकेशन बताने वाली हूँ जिसको कि आप जब देखोगे तो आप समझ जाओगे। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज से ही हम लोग कई सारी चीजों को ईज बना लेते हैं। नाउ हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो जो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है वो काफी ज्यादा फेमिलियर है। जैसे कि अगर आप लोगों को मैच देखना पसंद होगा तो आप लोगों ने देखा होगा जब कोई फील्डर अगर बॉल को कैच करता है तो वो अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे की ओर लेके जाता है। तो वो अपने हाथ को पीछे क्यों लेके जाता है? अ क्रिकेट प्लेयर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड्स। नाउ जैसा कि आपको पता है कि फोर्स जो है उसको आप मैथमेटिकली लिखते हो तो फोर्स एम वी माइनस यू बाई टाइम। तो अगर आप किसी भी चीज का फोर्स कम करना चाहते हो तो आप टाइम ज्यादा लोगे, तभी तो वो चीज कम फोर्स अप्लाई करेगी। तो जो हमारा क्रिकेट प्लेयर होता है वो अगर सडनली बॉल के मोमेंटम को जीरो कर दे तो उसके हाथ पे काफी ज्यादा फोर्स लगेगा। जैसे कि आपको पता है अगर कोई बॉल ऊपर की तरफ गया और फिर नीचे आएगा तो वो सर्टेन मोमेंटम के साथ आएगा, क्योंकि उसके पास मास है और वो वेलोसिटी के साथ आएगा। तो उसका जो वेलोसिटी होता है अगर उसको आप रोकना चाहते हो तो उसके मोमेंटम को जीरो करोगे, और मोमेंटम को जीरो करने के चक्कर में आप उस पर काफी ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे। तो अगर आप अपने हाथ को ऐसे स्ट्रेट रखोगे तो आपके ऊपर काफी ज्यादा बॉल फोर्स अप्लाई करेगी, जिसके कारण आपके हाथ पे चोट भी लग सकती है। जिसके कारण तो इसी वजह से जो हमारे क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं या फिर जिसको हम लोग फील्डर भी बोलते हैं वो ज्यादा से ज्यादा टाइम बॉल को देने की कोशिश करते हैं ताकि वो
जो बॉल है वो ज्यादा टाइम ले, देन टाइम ज्यादा लेने के कारण उसके ऊपर फोर्स कम लगेगा, इसी की वजह से वो अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं। नाउ नाउ जो हमारा सेकंड एप्लीकेशन है, जब आप एथलीट्स को देखते होगे या फिर जो भी हाई जंप करते हैं उन सारे लोगों को देखते होगे, तो उनको एक कुशन प्रोवाइड किया जाता है, या फिर उसको सैंड भी बोल सकते हो आप। उसी को सैंड नहीं, जैसे कि आप या तो सैंड यूज कर लो या फिर कुशन यूज कर लो। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देने के लिए आपको डायग्राम बना देती हूँ। लेट्स से ये हमारा एक कुशन है, और जब इसके ऊपर कोई एथलीट जंप करेगा तो ये इस ग्राउंड के कांटेक्ट में आने से पहले इस कुशन पे गिरेगा, और जिसके कारण इस कुशन का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का हो जाएगा। और ये धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल इस तरह से तुरंत हो जाएगा, ये कुछ टाइम लेगा, जिसके कारण जो एथलीट का लैंडिंग है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, वो एक जेंटल लैंडिंग करेगा, और इस अर्थ के कांटेक्ट में आने से पहले वो इतना ज्यादा टाइम ले लेगा जिससे कि उसका फोर्स काफी ज्यादा कम हो जाएगा और एथलीट को चोट नहीं लगेगी। तो ये भी आप देख सकते हो, ये भी हमारा एप्लीकेशन है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। एंड नाउ हमारा थर्ड जो एप्लीकेशन है वो होता है जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हो और अगर आपको सडन ब्रेक लगाना होता है, दैट मीन्स कि आप सडन फोर्स अप्लाई करते हो, तो जो हमारा सीट बेल्ट है वो हमारे मोशन को कंट्रोल करता है, और जो कार हमारे ऊपर फोर्स लगाता है जिसकी वजह से हम आगे की ओर झुक जाते हैं, उस झुकने के प्रोसेस को जो हमारा सीट बेल्ट है वो कम कर देता है। आप धीरे धीरे आगे की तरफ झुकते हो, जिसके कारण आपके ऊपर कम फोर्स लगता है और आपके जो शर होते हैं वो सब पे चोट नहीं लगती, आप इंजरी होने से बच जाते हो। तो ये हमारे कुछ एप्लीकेशन थे डे टू डे लाइफ में जिसमें कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज किया जाता है। ये लॉ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को आप अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि आप क्लास 9th में हो, तो यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चंस नहीं दिया जाएगा। आपको या तो वेलोसिटी दे दिया जाएगा, आपको इनिशियल वेलोसिटी बता दी जाएगी। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी नहीं बताई गई और ये सिर्फ बताया गया हो कि बॉडी जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, दैट मीन्स कि वो रेस्ट से मोशन में आया है, तो उसका इनिशियल जो वेलोसिटी होगा वो 0 होगा। और अगर बॉडी मोशन से रेस्ट में आई होगी तो आप ये अपने माइंड में रख लेना कि उसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो 0 होगा, क्योंकि बॉडी अगर रेस्ट से मोशन में गई है तो उसका इनिशियल जो वेलोसिटी होगा वो तो 0 ही होगा, तभी तो वो रेस्ट में है। और अगर कोई बॉडी मोशन से रेस्ट में आई है तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो 0 होगा। तो ये 2 पॉइंट्स थे जो कि इंपॉर्टेंट थे, जब आप न्यूमेरिकल बनाओगे तो इन पॉइंट को अपने माइंड में रखिएगा। लेकिन अगर बॉडी का क्या सिचुएशन है वो मेंशन नहीं होगा तो वहां पर आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों प्रोवाइड की गई होगी। जैसे कि आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इनिशियल वेलोसिटी हो सकता है 2 मीटर पर सेकंड का हो, जबकि फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड का हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो हमारा उस टाइम इनिशियल वेलोसिटी ये होगा और फाइनल ये होगा। सो एज पर द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट आपको इसी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे। सो व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? मैं इसको समझाने से पहले आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे कि अगर आप अपने स्कूल में हो और आप वहाँ किसी से लड़ाई कर लेते हो, तो आप उसको एक चाटा मारते हो, तो ऐसा नहीं है कि सामने वाला इंसान आपको छोड़ देगा, वो भी आपको उतना ही मारेगा, हो सकता है आपको दुगना मार दे। तो आप ऐसे स्कूल में लड़ाई मत करना। लेकिन न्यूटन जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो भी कुछ इसी तरह का है। न्यूटन का कहना था कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट पे कोई एक्शन करते हो, लेट्स से ये एक ऑब्जेक्ट है और आप इस पे एक्शन कुछ भी करते हो, तो ये ऑब्जेक्ट भी आपके ऊपर जरूर कोई ना कोई रिएक्शन जरूर देगा। तो न्यूटन बस इसी कॉन्सेप्ट को अपने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बताते हैं। जब आप इसको स्कूल में पढ़ रहे होगे या फिर कोई और टीचर से आप पढ़ रहे होगे, तब वो बताते हैं कि अगर आप वॉल पे फोर्स लगाओगे तो वॉल भी आपके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा। लेट्स से ये एक दीवार है और आप इस दीवार पर फोर्स लगाते हो तो ये दीवार भी आपके ऊपर इक्वल ही फोर्स लगाएगा। नाउ आपके माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि हमें कैसे पता कि दीवार हमारे ऊपर फोर्स लगा रहा है? तो इसका एक नॉर्मल सा लॉजिक ये भी दिया जाता है कि आप जब इस पे फोर्स लगाओगे तो आपका हाथ दर्द देने लगेगा, तो जिससे कि पता चलता है कि ये दीवार भी आपके ऊपर फोर्स लगा रही है। दैट मीन्स कि ये दीवार भी आपके एक्शन पे रिएक्शन दे रही है। लेकिन ये एक स्टेटमेंट सही भी है, लेकिन अगर आपको दूसरा कुछ और जानना हो, लेट से आप जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपको तो बिना एक्सपेरिमेंट के कोई भी चीज समझ नहीं आएगी, तो आप एक काम करना, इस वॉल पे एक इस तरह से नॉब लगा देना, ऐसी चीज जो कि पुल कर सके आप। तो यहाँ पर आप एक फोर्स को कैलकुलेट करने वाली मशीन लगा देना, एंड देन आप यहाँ पर एक और नॉब इसी से कनेक्ट हो, उसमें भी एक फोर्स को कैलकुलेट करने वाली मशीन लगा देना। एंड नाउ यहाँ पर से आप एक्शन डालोगे, दैट मीन्स कि आप यहाँ पर जो नॉब है उसको पुल करोगे। तो जब आप इसको अपनी तरफ पुल करोगे तो इस फोर्स मेजरिंग मीटर का जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगा, वो बताएगा कि आप कितना फोर्स लगा रहे हो। तो जो यहाँ पर ये वाला मीटर है वो भी इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि दीवार भी अपने ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो इस दीवार पे जो नॉब लगा हुआ है वो भी इसको उसी अमाउंट से खींचेगा जिस अमाउंट से इसको आप इधर पुल कर रहे हो।
तो जो हमारा फोर्स का वैल्यू है वो यहाँ पर लेट्स से अगर यहाँ पर 6 न्यूटन आपको रीड करने में आया, तो यहाँ पर जब आप इस फोर्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को देखोगे तो ये भी 6 न्यूटन का ही रीड देगा आपको। तो आप पहला तरीका ये भी है कि आप पता लगा सकते हो कि दीवार कैसे आपके ऊपर फोर्स लगा रही है और कितना फोर्स लगा रही है। नाउ आपके पास एक दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप एक व्हील वाला जो चेयर होता है या फिर व्हील वाला जो शू होता है उसको यूज करो और तब पता करो। आप व्हील वाला चेयर या फिर व्हील वाला शू पहन के यहाँ पर खड़े हो जाओ एंड देन आप इस पे फोर्स लगाओ। तो जितना ज्यादा आप इस दीवार पे फोर्स लगाओगे ये दीवार भी आपके ऊपर उतना ही फोर्स लगा के आपको पीछे की ओर धक्का दे देगी। तो ये दो हमारा कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसको कि आप परफॉर्म करके ये पता कर सकते हो कि दीवार आपके ऊपर फोर्स लगा भी रही है या नहीं। या फिर आपका जो नॉर्मल स्टेटमेंट होता ही है कि जब आप दीवार को पुल करोगे या फिर पुश करोगे तो आप थक जाओगे, आपका हाथ दर्द देने लगेगा, ये वाला स्टेटमेंट तो आप यूज कर ही सकते हो। नाउ हम लोग अब इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट के थ्रू समझ लेते हैं क्योंकि आपको एग्जाम में स्टेटमेंट लिखना होता है। तो न्यूटन का बस सिंपल सा स्टेटमेंट था, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यूज हमारे डे टू डे लाइफ में काफी ज्यादा है और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वो भी काफी ज्यादा यूज में आता है और हमारे सराउंडिंग्स को ही ऑब्जर्व करके न्यूटन ने ये लॉज भी बनाए थे। तो हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं जिससे कि आपको ज्यादा समझ आए। उससे पहले मैं आशा करती हूँ कि आपको एक्शन और रिएक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो एक्शन वो होता है जो हम लोगों ने अप्लाई किया होता है, वो फोर्स या फिर वो फेनोमेना या वो एक्टिविटी जो हम लोगों के द्वारा की जाती है और उसके रिटर्न में जो रिस्पॉन्स मिलता है वो रिएक्शन होता है। और इसी को हम लोग इन अदर वर्ड्स एक्शन फोर्स भी बोलते हैं। एक्शन फोर्स जिसको कि हम लोग ऑलवेज पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और जो हमारा रिएक्शन फोर्स होता है उसको हमेशा नेगेटिव कंसिडर करते हैं। नाउ ये कुछ साइन कन्वेंशन की बात होगी क्योंकि साइन कन्वेंशन का भी यूज फिजिक्स में काफी ज्यादा होता है। अगर कोई भी चीज को आपको अच्छी तरह से समझना है तो आप फिजिक्स में साइन कन्वेंशन का यूज करो, वो काफी ज्यादा आपको ईज कर देगा। जैसे कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट को ही ले लो तो अगर आप इस पॉइंट से इधर मूव करते हो तो आप डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लिख सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ से निगेटिव लिखना चाहते हो तो आपको डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन चेंज करना होगा, तो आप इसको यहाँ पर निगेटिव भी बोल सकते हो। नाउ एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है वो काफी आसान है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप चलते कैसे हो? तो आपको भी पता है जब आप चलते हो तो आप अपने पैर से जमीन को पीछे की ओर धक्का देते हो और जमीन भी आपके ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स अप्लाई करती है जिसके कारण आप चल पाते हो। तो मैं लिख देती हूँ, वॉकिंग इज पॉसिबल ड्यू टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही वर्क किया होता तो हम लोग नहीं चल पाते। जब हम लोग जमीन को पीछे की ओर धक्का देते हैं तो जमीन अगर हम लोगों को फॉरवर्ड आगे नहीं धक्का देती तो हम लोग आगे नहीं चल पाते। और इसी के साथ जब आप स्विमिंग पूल में ऐसे स्विम करते हो तो आप पानी पे पीछे की ओर फोर्स अप्लाई करते हो जिसके कारण वाटर भी आपके ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के एप्लीकेशन का। नाउ हमारा जो थर्ड एप्लीकेशन है, जैसे कि हमारा जो इसरो होता है वो हमेशा रॉकेट या फिर किसी ना किसी मिशन के दौरान दिखाता है, एक क्लिप जारी करता है जिसमें कि आप देखते होंगे कि रॉकेट ऐसे ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो रॉकेट यहाँ पर जमीन पे ऐसे फोर्स अप्लाई करता है जिसकी वजह से जो जमीन है वो रॉकेट को ऐसे ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती है और रॉकेट ऊपर की ओर ऐसे उड़ जाता है। लेकिन अगर ये जब आकाश में चला जाता है, लेट्स से ये हमारे अर्थ को छोड़ दिया एंड देन तब वो किस पे फोर्स अप्लाई करता है? तब वो जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर मॉलिक्यूल्स उस पे फोर्स अप्लाई करता है। और अगर आप मिलियंस ऑफ मिलियंस एयर मॉलिक्यूल्स पे फोर्स अप्लाई करोगे तो मिलियंस ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स वो भी आप पे फोर्स अप्लाई करेंगे। और ये एप्लीकेशन है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। रॉकेट का जो प्रिंसिपल होता है वो भी डिपेंड करता है न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। और अगर आप रॉकेट को नहीं देख रहे हो इस तरह से ऐसे उड़ते हुए तो आप घर पे एक काम करना, बलून को फुलाना एंड देन बलून को ऐसे ही छोड़ देना तो वो उड़ने लगेगा। तो जब वो उड़ने लगता है तो जो उसके अंदर का जो एयर प्रेशर होता है वो बाहर के मॉलिक्यूल पे फोर्स अप्लाई करता है और बाहर के मॉलिक्यूल्स वापस उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं जिसके कारण कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगता है। लेट्स से ये हमारा बलून है और ये इसका नॉब है, ओपन स्पेस। और जब ये बाहर के मॉलिक्यूल्स पे ऐसे फोर्स अप्लाई करता है तो बाहर के मॉलिक्यूल्स भी बलून पे फोर्स अप्लाई करते हैं और ये फोर्स इतना होता है कि वो बलून को आगे की ओर ऐसे धक्का दे देता है। तो ये भी एग्जाम्पल है। नाउ हमारा फोर्थ एग्जाम्पल जो है
वो है गन का। अगर आपने कभी गन को चलते हुए देखा है या फिर नहीं भी देखा है, तो जो हमारे आर्मी होते हैं या फिर जितने भी लोग होते हैं जो कि मिलिट्री में होते हैं, वो सारे को गन का जो चलाने का टेक्निक होता है वो पता होता है। वो जानते हैं कि जब वो बुलेट को ऐसे फायर करेंगे तो गन भी बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे आएगी, जिससे कि उनको चोट भी लग सकता है, क्योंकि बुलेट जब बाहर निकलती है गन से तो वो काफी ज्यादा फोर्स अप्लाई करती है इस बुलेट के नोजल पे। तो जब ये बुलेट बाहर जाती है तो ये इस नोजल पे बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती है, और इन रिएक्शन जो नोजल होता है वो भी बुलेट पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी वजह से जो बुलेट होती है वो आगे की तरफ मूव कर जाती है और जो हमारा गन होता है वो पीछे की तरफ मूव कर जाता है। जो रिकॉइलिंग ऑफ गन होता है वो भी एक एग्जाम्पल एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि अगर आप बोट को चला रहे हो और बोट को आप पानी में जैसे ही उतारोगे तो आप उसमें बीच में बैठ जाते हो, जैसे कि ये आपका बोट है और आप यहाँ पर बैठ के पानी पे ऐसे पीछे की तरफ फोर्स अप्लाई करते हो। जो आपके पास ये पतवार होता है उसके हेल्प से आप वाटर पे फोर्स अप्लाई करते हो बैकवर्ड डायरेक्शन में। आपको ऐसा लगता है कि मैं भी जब छोटी थी तो मैं सोचती थी कि हम लोग पानी को ऐसे पीछे की तरफ फेंक रहे हैं, तो हम लोग पानी को नहीं फेंकते, हम लोग पानी पे फोर्स अप्लाई करते हैं। लेकिन आपको भी पता है पानी जो है वो फ्लो कर सकता है, जिसके कारण हम लोग को ऐसा फील होता है कि हम लोग पानी को पीछे की ओर फेंक रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता, नहीं तो ऐसा ही होता तो पानी सब पीछे ही चली जाती है और आगे कुछ बचता ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग पानी के ऊपर बस फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसके कारण हम लोग इस पे फोर्स अप्लाई करें और ताकि पानी भी हमारे ऊपर वापस से फोर्स अप्लाई करे, जिसकी वजह से हम लोग आगे बढ़ सके। इसके अलावा जब आप बोट से उतरते हो तो बोट को जब आप इस डायरेक्शन में रख के और आप यहाँ पर लेट से आपको यहाँ पर उतरना है तो आप बोट पे यहाँ पर पैर रखोगे एंड देन आप उतरोगे। तो जब आप उतरते हो तो ये बोट जो है स्लाइटली पीछे की तरफ चली जाती है, क्योंकि जब आप इस पॉइंट पे खड़े होते हो तो आप इस ग्राउंड पे, लेट से ये तो बोट है लेकिन ये आपके लिए तो ग्राउंड है, तो आप जब इस पे फोर्स अप्लाई करते हो तो जो बोट होती है वो भी आपके ऊपर फोर्स लगाती है, जिसके कारण आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो आपका एक्शन फोर्स है वो क्लियरली विजिबल है। क्योंकि पानी तो बोट को ऐसा नहीं कि फिक्स की हुई है, तो पानी के ऊपर होता है बोट जो कि फ्लोट करते होता है। तो जब आप इस फोर्स अप्लाई करते हो तो वो पीछे की तरफ हल्का सा मूव कर जाती है। उसके अलावा जैसे कि एक हॉर्स होता है, वो जब कार्ट को पुल करता है वहां पे भी न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो लगता है। उसके अलावा जब कहीं पे आप देखते होगे कि आग लग जाती है, वहां पे कई सारे जो दमकल के कर्मचारी होते हैं वो हाउस पाइप लेके पानी ऐसे देते हैं फायर पे ताकि पानी बुझ जाए। और आपको भी पता है हम लोग हर टाइम वाटर का यूज नहीं करते हैं अगर कहीं पे आग लग जाए, क्योंकि अलग अलग केस में अलग अलग चीजों का यूज किया जाता है। अगर आप देखते होगे कि अगर ऑयल के किसी जगह पे जहाँ पर ऑयल हो वहां पर आग लगाओ तो हम लोग वहां पे वाटर का यूज नहीं करते, क्योंकि आपको भी पता है वाटर का डेंसिटी काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑयल। तो जिसके कारण ऑयल जो है पानी के ऊपर फ्लोट कर जाएगा और आग बुझेगा नहीं, वो कंटिन्यू जलते ही रहेगा। तो जिसके कारण वहां पर हम लोग बालू या फिर किसी और चीज का यूज कर लेते हैं, या फिर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का जो गैस लेयर बनता है उसका भी यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मेनली बात कर रहे हैं जो पानी से हम लोग आग को बुझाते हैं। तो आपको भी पता है जब वाटर, लेट से ये एक पाइप है, इससे वाटर निकल रहा है, ये वाटर पाइप पे फोर्स लगा रहा होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तभी तो ये वाटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसे बाहर आ पा रहा है। तो जिसके कारण जो बैकवर्ड डायरेक्शन का फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो जो हमारे फायरमैन होते हैं वो इस पाइप को काफी ज्यादा जोर से पकड़े हुए हैं ताकि उनके हाथ से ये पाइप छूट ना जाए। इसी के साथ ये टॉपिक हम लोग पूरी तरह से समझ चुके हैं और इसके जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं या फिर आप इसको एप्लीकेशन बोल सकते हो, इसको मैंने आपको समझा दिया है। नाउ इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर के एंड में आ चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। फॉर मोर वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और आप देख सकते हैं ये सारी हमारी फैसिलिटीज हैं जिसको कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारी साइट पर जाकर। हमारी साइट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लगा रखा है, और अगर आपको नहीं पता तो jrworld.in, आप इस यूआरएल को भी टाइप करके हमारी साइट पे जा सकते हो। जो हमारी साइट है उस पे आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो, जिससे कि अगर कितने भी अपडेट आए हमारी साइट पे हम लोग आपको बताते जाएंगे। उसके अलावा वहां पर फ्री और पेड सर्विसेज दोनों हैं, तो अगर आप फ्री सर्विसेज को लेना चाहते हो तो आप फ्री सर्विसेज को एक्सप्लोर कर सकते हो, और उसके अलावा अगर आपको पेड सर्विसेज अच्छी लगती हैं तो आप पेड सर्विसेज को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। वहां पर काफी सारे एडिशनल कोर्सेज भी हैं जिसमें कि आप अपने आप को एनरोल करवा सकते हो। यहाँ पे सबसे बेस्ट फीचर जो है वो 1-to-1 लाइव सेशन है। जैसे कि अगर आपको हमारी फैकल्टी से कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आपकी कोई भी क्वेरी हो, या फिर आपको एक पर्सनल ट्यूटर चाहिए अपने लिए, तो आप 1-to-1 लाइव सेशन में जब ज्वाइन होगे वहां पर फॉर्म फिल करोगे तो वहां पर पैकेज आते हैं, तो आप कोई भी पैकेज को बाई कर सकते हो और हमारी जो फैकल्टी है वो आपको उस टाइमलाइन तक पढ़ाएंगे। और वो बिल्कुल बेस्ट वे होगा, क्योंकि आपको वहां पर जितने भी फैकल्टीज हैं वो आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे, आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपको वहां पर और भी जो फैसिलिटीज है, ये सारे पैकेज में कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, जैसे कि आपको वहां पर कौन कौन से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए गए हैं, सारी चीज की फैसिलिटीज दी गई है, मेंशन है, और आप उसको पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि 1-to-1 लाइव सेशन में कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है ना। यहाँ पर जो स्टडी मटेरियल है वो भी आपको फ्री मिल जाता है अगर आप 1-to-1 लाइव सेशन को एक्सप्लोर करते हो तो। नहीं तो आपको फिर जो पेड सर्विसेज वाली है
जो हमारी पेड स्टडी मटेरियल है उसको साइट से परचेज करने की जरूरत पड़ जाती है। उसके अलावा रिकॉर्डेड ट्यूटोरियल्स ये भी आपको फ्री में मिल जाती है, आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो जब आप 1-to-1 लाइव सेशन में ज्वाइन होते हो। अगर आप 1-to-1 लाइव सेशन में ज्वाइन नहीं होते हो देन स्टिल आप फिर भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। देन एकेडमिक कंसल्टेंसी, बहुत सारे स्टूडेंट की एकेडमिक रिलेटेड क्वेरीज होती हैं, तो हमारी फैकल्टी आपको वो भी सॉल्व करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा हमारा एक और प्लेटफॉर्म है JR बुक वर्ल्ड। अगर आपको बुक्स और नॉवेल्स में इंटरेस्ट है तो आप उस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि उस पर हम लोगों ने कई सारे ऑडियो बुक्स के फॉर्मेट ऑडियो बुक्स को अवेलेबल करवाया है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। और वहां पर अगर आप अपने इंडियन एक्सेंट को इम्प्रूव करना चाहते हैं थ्रू लिसनिंग बुक्स देन आप उसको डेफिनेटली एक्सप्लोर करें, क्योंकि वहां पर जितने भी ऑडियो बुक्स हैं वो काफी ज्यादा बेस्ट क्वालिटी के हैं और आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी। सो इसी के साथ आई विल कम अप विद द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय बाय।